को कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन को कहते हैं। वो मुश्तमिल होता है कि ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन जो मुकम्मल प्रोसेस है उससे एक जीन एक्सप्रेस होती है। हमने जीन की एक्सप्रेशन की रेगुलेशन को कंट्रोल करना है। अब रेगुलेशन जो होती है ना उसके मल्टीपल प्रोसेस हैं। तो ये इतना कम्प्लेक्स है कि आप अगर कम्प्लेक्स कहें तो हम्म, हम कम्प्लेक्स से अगर मिसाल लेना, आप समझिए कि जीन है। मैं कोई आपको स्ट्रक्चर जीन की शो कराता हूँ, लेकिन मुझे ना यूट्यूब इस पे गूगल पे देखना है जीन स्ट्रक्चर। एक मिनट, मैं ना जस्ट एक कोई अच्छी सी ढूंढ लूँ पिक्चर जिससे ना आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है सर जी। चलिए मैं ना अब शेयर करने लगा हूँ, एक मिली तो है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बच्चे क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं सर? मैं तो ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। सर आज क्या पढ़ना है? आज ये पढ़ना है। आपको तस्वीर नजर आई? जी। जी सर जी, नजर आ गई। गुड। जी सर। हम बड़ा कर, सर क्या टॉपिक है आज का? मैंने कहा आज लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। सर आज आपने वो स्लाइड्स भी शॉर्ट करनी थी, आपने कहा था कि मैंने वो निकालनी मैंने है। कर दी थी, कर दी थी। सर वो शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, चलिए मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। वो मैं शेयर कर चुका हूँ, लेकिन फिर अगर नहीं मिली तो मैं शेयर भी कर दूंगा। अच्छा देखिए, सर आपने उसमें ये लैक ऑफ कम प्राण नहीं नहीं आई है। समझना। क्या? सर जो आपने शेयर किए हैं उसमें कम तो नहीं हुए, स्लाइड्स उतनी ही हैं, 90 अबव ही जा रही हैं। हाँ, मैंने तकरीबन 10 काम किए। अच्छा चलो, हम वो बाद में सर करते और हैं, कम कर लेकिन दें थोड़ी सी। ये लेक्चर वाइज कर लें, उसको देखें। ये ना लैक ऑफ प्राण नहीं है, आप समझिए कि जीन स्ट्रक्चर है। मतलब ये एक जीन है। एरो मेरा नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं सर। एरो नहीं आ रहा? अच्छा चलें, ये कह लें कि डार्क ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर है, ये वाइट कलर है, ये कौन, येलो कलर है, ये लाइट या कह लें स्काई कलर है, जिसमें लैक जी लिखा है, लैक वाई लिखा है, और ये लैक ए होगा।
यहाँ पे ए होता है, वैसे AYZ होता है। अच्छा चलें देखें, इसमें ना एक जीन जो होती है ना, हम जब जीन का नाम लेते हैं पूरे जीनोम में दो तरह की होती है, एक होती है स्ट्रक्चरल जीन, एक होती है कंट्रोलर जीन। अब कंट्रोलर जीन जो होती है ना, जो एक्टिवेटर का काम करती हैं या प्रमोटर का काम करती हैं या रेगुलेटर का काम करती हैं, ये वो वाली प्रोटीन्स, वो वाली जीन होती हैं। लेकिन जो स्ट्रक्चरल जीन होती है वो एक्चुअल जीन होती हैं, वो वाली जीन जो कोई प्रोटीन या RNA प्रोड्यूस करे अदर देन रेगुलेटरी। बात की समझाई? स्ट्रक्चरल जीन वो होती हैं जो कोई प्रोटीन प्रोड्यूस करें या कोई RNA प्रोड्यूस करे, लेकिन उनका फंक्शन कोई कंट्रोलिंग या रेगुलेटिंग ना हो, वो सारी की सारी स्ट्रक्चरल जीन होती हैं। लेकिन जो कंट्रोलिंग जीन होती हैं, हम उनमें आती है रेगुलेशन वाली, प्रमोटर वाली और ऑपरेटर वाली। अब देखिए कि ये जो लिखा है ना LKL, ये आप इसको कह लें कि ये बेसिकली रेगुलेटर है। ये इस कलर को डार्क ब्लू कलर के लिए कौन सा होगा? पर्पल कलर है, ये कौन सा है? जी सर पर्पल ही है। पर्पल है। ये जो LACL लिखा है, मतलब लैक्टोज लिखा है, ये वाला जो है ना बेसिकली रेगुलेटर है, ठीक है। मतलब ये यहाँ से शुरू होता है। अब ये जो है ना, ये रेगुलेटर का पार्ट है जो ब्लू कलर है। अब ये जो वाइट कलर है ये प्रमोटर है, ये जो ब्राउन कलर है ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर जो है वो प्रमोटर के बाद आता है, प्रमोटर जो है वो रेगुलेटर के बाद में आता है। अब जो प्रमोटर होता है वो वाला रीजन होता है जहाँ पर आके RNA पॉलीमरेज ने काम करना है। अगर आप प्रमोटर की स्ट्रक्चर को अपने माइंड में लेकर आए तो आपको एक टाटा बॉक्स आपने पढ़ा होगा। टाटा बॉक्स होता है 7 to 8 सीक्वेंस या 10 सीक्वेंस तक TA की सीक्वेंस होती हैं, वो हर एक किस्म के प्रमोटर में पाई जाती है। मतलब कुछ सीक्वेंस जो होती हैं एवोल्यूशनरी प्रोसेस में, मतलब ये है कि जब से ये दुनिया बनी है उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आए हैं, हम तमाम के प्रमोटर को जब आपस में ब्लास्ट करते हैं, अलाइन करते हैं, तो हमें कुछ सीक्वेंस बहुत ज़्यादा कंजर्व मिलती हैं। वो है टाटा बॉक्स की सीक्वेंस जो TA वाली कहलाती है। अब जो TA है सीक्वेंस है, इसको सिंपल टाटा बॉक्स कहते हैं। ये बेसिकली एक स्पेस प्रोवाइड करती है जहाँ पर आके RNA पॉलीमरेज में बाइंड करना है। अब RNA पॉलीमरेज जो होता है वो प्रमोटर के साथ बाइंड करता है। प्रमोटर के जिस सीक्वेंस से बाइंड करता है वो टाटा बॉक्स भी हो सकती हैं या टाटा बॉक्स के साथ वाली होती है। टाटा बॉक्स प्रमोटर का एंड वाला रीजन होता है। बात समझ रहे ना? जी सर जी, इतनी बात क्लियर है वैसे ही। अच्छा क्लियर है ना? अब देखें, एक होता है टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन जिसको TBP कहते हैं, मतलब टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन। वो आके टाटा बॉक्स से अटैच हो जाती है। वो क्या करती है, फिर RNA पॉलीमरेज को कैप्चर करती है ताकि प्रमोटर के साथ अटैच हो जाए। तो अब आपको इस चीज़ की समझ आई कि प्रमोटर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने RNA पॉलीमरेज को अपने साथ अटैच करना है। जैसे RNA पॉलीमरेज अटैच हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब mRNA बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर कंट्रोल करना होगा तो हमने RNA पॉलीमरेज को मूव करना जो है स्टॉप कर देंगे, तो क्या होगा, RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकेगा। अगर हम RNA पॉलीमरेज की अटैचमेंट को प्रमोट कर देंगे तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब बात की समझ आई कि प्रमोटर के साथ RNA पॉलीमरेज लगा। अगर RNA पॉलीमरेज को अगर सफ़र करने देंगे तो क्या होगा, वो एक्टिवेशन होगी। अगर हम सफ़र करने से रोक देंगे तो वो रुक जाएगा, रिप्रेसर हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा। अब देखें ये वाले जो रीजन है, ये वाला ऑपरेटर जो है, ये वाला, इसके साथ दो इन्होंने डेंट दिखाए हुए हैं, मतलब दो होल। आप ये समझ लें कि ऑपरेटर जो होता है ये एक DNA सीक्वेंस है, प्रमोटर भी एक DNA सीक्वेंस है। लेकिन जो इससे पहले ये पर्पल कलर का आपको दिखाया गया, ये है रेगुलेटर। ये रेगुलेटर जो होता है ना, वो दो तरह की प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। दो तरह की, एक हो सकती है वो एक्टिवेटर, दूसरी हो सकती है रिप्रेसर। ठीक है, एक्टिवेटर रिप्रेसर मतलब उसने एक प्रोटीन प्रोड्यूस करनी है रेगुलेटरी ने। अब जो
रेगुलेटरी प्रोटीन होती है, उसने पता क्या करना होता है कि अगर उसका ऑपरेटर जो है वो चाहता है कि ट्रांसक्रिप्शन रुक जाए, तो वहाँ से रेगुलेटरी प्रोटीन आकर इस जो होल में लग जाएगी, तो इस तरह ये इसका मूव करना मुश्किल हो जाएगा, मूव नहीं कर सकेगा, जिसकी वजह से ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। इसमें आपको कुछ समझ आई कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ये 3 चीज़ें जो है ना, अभी हम स्ट्रक्चरल जीन पे या ट्रांसक्रिप्शन पे नहीं गए, अभी हम जो उससे पहले की चीज़ें हैं उसको हम यानी कि अभी हम रिवाइज कर रहे हैं कि रेगुलेशन है, प्रमोटर है या ऑपरेटर है। रेगुलेटर को आप ना सिंपल एक्टिवेटर रीजन भी कह सकते हैं, उसको वैसे आई से शो करते हैं, अगर हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करें तो आई से करते हैं, प्रमोटर को पी से करते हैं, ऑपरेटर को ओ से करते हैं। ऑपरेटर के साथ आगे रिप्रेसर या एक्टिवेटर अटैच होता है, लेकिन जो आई रीजन होता है जिसको रेगुलेटरी जीन कहते हैं, उन्होंने रेगुलेटर प्रोटीन प्रोड्यूस करनी है। वो रेगुलेटर प्रोटीन एक्टिवेटर भी हो सकती है, रिप्रेसर भी हो सकती है, उसमें जाके ऑपरेटर के साथ अटैच हो जाना है। इस बात की यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। गुड। जी सर। अच्छा, अब यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में पता क्या फ़र्क होता है? यहाँ तक तो सेम है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। अब आगे अगर ओपरान हो या सिंगल जीन अगर हो तो हम उसको कहते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। अगर एक प्रमोटर के बाद ग्रुप्स ऑफ जीन आ जाए, मतलब आप देखें यहाँ पर ग्रुप ऑफ जीन कितनी है, 1 2 3 जीन है, तो मतलब ये सिंगल mRNA बनेगा, लैग जी का, लैग वाई का, लैग ए का, मतलब ये तीनों का सिंगल mRNA बनेगा, जिसको हम पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA कह देंगे। पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा प्रोटीन की कोडिंग हो। अब देखें इसमें 3 प्रोटीन की कोडिंग है। यहाँ पर है बीटा गैलेक्टोसिडेज, वो लैग जी का है, लैग वाई का परमिएजीज है, लैग ए का जो है ट्रांसएस्टाइलेजीज है। अब देखें मैं इसी को एक्सप्लेन करूं तो प्रमोटर जो था, इसने अगर ये ट्रांसक्रिप्शन इसने होने दी, वो मूव करता जाएगा तो ये पॉलीसिस्ट्रोन बन जाएगा। जब ये बनेगा तो इसका प्रोसेस क्या है कि इसने लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करना है। लैक्टोज जो होता है वो आपको पता है डाइसेक्राइड्स है, ग्लूकोज का और ग्लैक्टोज का। तो जैसे ही लैग ओपरान ऑपरेट होता है तो इसमें से 3 एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, गैलेक्टोसिडेज, परमिएजेज और ट्रांसएस्टाइलेजेज। ये क्या काम करते हैं कि जाकर इसके जो साथ ये वाली जो प्रोटीन बनी थी रेगुलेटरी प्रोटीन, वो इसके साथ लगी होती है और इनएक्टिव होती है। अब इसको ये देखें, अच्छा ये तीनों अगर एंजाइम प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, गैलेक्टोसिडेज जो है, लैक्टोज जो होगा वो ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्लूकोज जो होगा वो आगे वो क्रेब्स साइकिल से एनर्जी प्रोडक्शन में यूज हो जाएगा। एक्चुअल ये प्रोसेस ये होता है कि आम तौर पर जो बैक्टीरिया जो होता है उसके पास मीडियम जो होता है ना, कार्बन सोर्स, वो ग्लूकोज होता है। जब ग्लूकोज होगा तो क्या होगा कि ये वाला जो इनएक्टिव हो रहेगा, ग्लूकोज जब सेल के पास होगा तो क्या होगा, ये वाला जो रिप्रेसर, ये वाला जो रेड कलर का है, वो इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। ये वाला कौन प्रोड्यूस करता है, ये वाला आई प्रोटीन ये प्रोड्यूस करता है। ये एक प्रोटीन है, ये जाकर यहाँ लग जाएगी। कब लगेगी, जब सेल के अंदर, सेल के पास ग्लूकोज होगा। अब ग्लूकोज सेल के पास खत्म हो गया, अब क्या होगा, सेल के अंदर कोई भी ग्लूकोज नहीं है लेकिन लैक्टोज प्रेजेंट है। लैक्टोज तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसके लिए क्या होगा कि सेल के अंदर अगर कोई, इसके लिए ना ये नहीं है कि अगर लैक्टोज पड़ा है तो ये सेल जो है वो लैक्टोज को मेटाबोलाइट करना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए ये है कि इसको थोड़ी सी अमाउंट, मतलब मिनिमम अमाउंट होना लाजमी है, जो इस रिप्रेसर के साथ, ये जो ग्रीन कलर है ये देखें एलो लैक्टोज, वो इसके साथ अटैच होगा तो इसको ये रिमूव करेगा। अगर ये अटैच ना हुआ तो ये जुड़ा ही रहेगा। मतलब आप ये समझे, ये यहाँ पर जुड़ा हुआ था, एलोलैक्टोज ने जाकर उसके साथ जुड़ गया, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रक्चर जो थी ये देखें सीधी थी, ये बाद में ये डेंट पड़ गया।
तो ये जब डेंट पड़ गया तो इसके साथ ये होल में ये सही तरह से फिट नहीं होगा, जिसकी वजह से ये जो आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव करना शुरू कर देगा। इस बात की अगर कंफ्यूजन है तो दोबारा सुन ले। मैंने कहा अगर लैक्टोज भी प्रेजेंट है लेकिन वो मतलब लैक्टोज प्रेजेंट है और लैकोप्रान एक्टिव नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक उसको एलोलैक्टोज सेल के अंदर मौजूद ना हो। एलोलैक्टोज जो होता है वो भी बीटा गलैक्टोसिडेज जो होता है ना, ये वाला एंजाइम, अगर ये थोड़ा सा भी मौजूद हो तो लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अगर ये ना मौजूद हो मतलब मिनिमम अमाउंट में, या ये वाला मिनिमम अमाउंट में मौजूद ना हो, तो चाहे लैक्टोज बहुत ज़्यादा पड़ा हो सेल के पास, वो कभी भी कंज्यूम नहीं कर सकता। दो कंडीशन है कि बीटा गलैक्टोसिडेज थोड़ा सा ऑलरेडी प्रोड्यूस हो या एलोलैक्टोज सेल के अंदर पड़ा हो। जो एलोलैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन के साथ अटैच होगा तो उसके ऑपरेटर को जो उसमें रुकावट बनी हुई है, रेजिस्टेंस बनी हुई है, उसको रिमूव कर देगा, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव करना शुरू कर देगा। अब देखें कि इसका फंक्शन तो आपको पता चल गया ना बीटा गलैक्टोसिडेज का, कि लैक्टोज को कन्वर्ट करना ग्लूकोज में और गलैक्टोज में। अब परमिएसिस का काम है कि सेल की परमिएबिलिटी इंक्रीज करना कि वो मैक्सिमम लैक्टोज अपने बॉडी के अंदर लेकर आए। अब इसका ट्रांसएसिटाइलेसिस है, इसकी मुख्तलिफ ट्रांसफर रिएक्शंस हैं। तो ये तो थी लैकोप्रान, लेकिन अगर रेगुलेटर प्रोटीन जो होती है ना, अगर यहाँ से जिस तरह इसमें था कि इसने जाके इसको रोका है, तो रेगुलेटरी प्रोटीन जो थी इसने जाके ऑपरेटर के साथ बांड बना के आरएनए पॉलीमरेज को मूव करने से रोका है, तो हम इस तरह के प्रोसेस को नेगेटिव कंट्रोल कहते हैं। जिससे कोई रेगुलेटरी प्रोटीन उस प्रोसेस को रोक रही हो तो हम उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव कंट्रोल। लेकिन अगर यही रेगुलेटरी प्रोटीन इस ऑपरेटर के साथ आके अटैच हो और आरएनए पॉलीमरेज को मूव करने दे तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिव कंट्रोल। बात की समझाई? मतलब ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन जो है या रेगुलेटर जीन से जो प्रोटीन प्रोड्यूस होती है उसके दो फंक्शन हो सकते हैं, या तो वो प्रमोटर पे जुड़ के आरएनए पॉलीमरेज को स्टॉप कर देगा, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव कंट्रोल ऑफ रेगुलेटरी जीन। अगर वो स्टॉप करने की बजाय उसको प्रमोट करेगा तो हम कहेंगे पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ रेगुलेटरी जीन। इस बात की क्लियर आपको समझ आ गई? मतलब इसी बेस पे हम ऑपरॉन को पॉजिटिव या नेगेटिव भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव ऑपरॉन है या नेगेटिव ऑपरॉन है। अगर उसकी रेगुलेटरी प्रोटीन उसको प्रमोट कर रही है, एक्टिवेट कर रही है, तो हम उसको कहेंगे पॉजिटिव ऑपरॉन। लेकिन अगर उसको रोक रही है तो हम उसको नेगेटिव ऑपरॉन कहेंगे। ऑपरॉन अगर ऑपरॉन को छोड़ें, अगर सिंगल जीन हो इसके बाद, ये अगर एक ही जीन है मतलब सारी की सारी, तो ये यूकैरियोटिक मैकेनिज्म बन जाएगा। अगर रेगुलेटरी प्रोटीन उसको प्रमोट कर रही है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर उसको ऑपरेटर को बाइंड करके उसको स्टॉप कर रही है तो उसका नेगेटिव कंट्रोल हो जाएगा। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड करता है रेगुलेटरी जीन के ने कौन सी प्रोटीन प्रोड्यूस की। प्रोटीन एक्टिवेटर भी हो सकती है और प्रेसर भी हो सकती है। अब बात की समझ आई? सर एक बात बता दें, एलोलैक्टोज इंड्यूसर का फंक्शन क्या है? अच्छा, ये मैंने इसलिए ये ना लैकोप्रान स्पेसिफिक चीज़ है। देखिए एलोलैक्टोज जो होता है ना, ये एक्चुअली रिप्रेसर प्रोटीन के साथ अगर जुड़ जाए तो रिप्रेसर की शक्ल बदल जाती है। शक्ल बदल कर वो ऑपरेटर के साथ जुड़ने की जो सलाहियत होती है उसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक। तो एलोलैक्टोज अगर सेल के अंदर ना हो तो चाहे लैक्टोज मनो के हिसाब में सेल के पास पड़ी हो, लेकिन एलोलैक्टोज नहीं है तो वो रिप्रेसर को हटा ही नहीं सकती, तो लैक्टोज का फंक्शन ही नहीं स्टार्ट होगा। तो इसलिए इसको इंड्यूसिबल भी कह सकते हैं, क्योंकि एलोलैक्टोज होगी तो ही ये लैकोप्रान को इंड्यूस करेगी। मतलब अगर एलोलैक्टोज नहीं है लेकिन सेल के पास थोड़ा सा भी बीटा गलैक्टोसिडेज है, तो ये पता क्या करता है, बीटा गलैक्टोसिडेज जो है ये गलैक्टोज और ग्लूकोज में तो तब्दील करता है लैक्टोज को, लेकिन ये लिमिटेड अमाउंट की लैक्टोज को एलोलैक्टोज में भी कन्वर्ट करता है। यानी कि इसके दो फंक्शन है, एक फंक्शन है लैक्टोज को कन्वर्ट करना ग्लूकोज में और गलैक्टोज में,
और दूसरा फंक्शन ये है कि लैक्टोज को कन्वर्ट करना एलोलैक्टोज में। तो एलोलैक्टोज जो होता है वो इंड्यूसर का काम करता है, वो जाकर रिप्रेसर के साथ जुड़ जाता है। रिप्रेसर के साथ जब जुड़ता है तो रिप्रेसर की शक्ल जो होती है, स्ट्रक्चर जो होती है, वो चेंज हो जाती है, तो उसके जुड़ने की सलाहियत खत्म हो जाती है। आप समझ आई? जी सर। इसलिए इसको इंड्यूसिबल ऑपरान भी कहते हैं, मतलब नेगेटिव। ये वैसे लैग ऑपरान जो है ना वो नेगेटिव है, क्योंकि रिप्रेसर जाकर यानी कि रेगुलेटरी प्रोटीन जाकर ऑपरेटर को स्टॉप कर देती है ताकि आरएनए पॉलीमरेज मूव भी ना करे, इसलिए ये नेगेटिव कंट्रोल है। तो अब इसके लिए इंड्यूसर भी चाहिए होता है, इसको नेगेटिव कंट्रोल भी कहते हैं, प्लस इंड्यूसर ऑपरान भी कहते हैं। क्लियर? यस सर। अच्छा, तो इसके अलावा कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। चलो, मेरा ख्याल है थोड़ा सा मैं और बता दूं कि इसके साथ बॉन्डिंग कैसी होती है। यहाँ से जो प्रोटीन प्रोड्यूस होती है ना, रेगुलेटरी जीन से जो रेगुलेटरी प्रोटीन प्रोड्यूस होती है वो 3D स्ट्रक्चर में होती है। वो जो 3D स्ट्रक्चर होती है ना, वो इसको जाकर ऑपरेटर के साथ अटैच होने की उसकी बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है। वो 3D स्ट्रक्चर के फॉर्म में वो उसके साथ अटैच हो जाती है। तो इस तरह वो कह लें कि रेगुलेटरी प्रोटीन हमेशा ऑपरेटर के साथ ही अपना इंटरेक्शन शो करेगी, प्रमोटर के साथ नहीं करेगी। प्रमोटर के साथ कौन सी प्रोटीन अपना इंटरेक्शन शो करेगी, कोई बता सकता है? कोई भी नहीं बता सकता। प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड होगी, या कलेक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कह लेंगे बाइंड होंगे। क्लियर? सर आपने पूछा क्या अभी? मैंने बता भी दिया जो मैंने पूछा था। मैंने ये पूछा था कि ऑपरेटर के साथ जाकर रेगुलेटरी प्रोटीन अटैच होती है, मतलब उसकी जो उसके साथ बॉन्डिंग है या एफिनिटी है रेगुलेटरी प्रोटीन की ऑपरेटर के साथ होती है, लेकिन प्रमोटर के साथ जिसकी एफिनिटी होती है वो होती है आरएनए पॉलीमरेज। ये मैंने कहा बताया तो था, लेकिन मेरा था मकसद कि रिवाइज हो जाए। ओके सर। अब आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, प्रमोटर क्या होता है? मैंने सबसे पहले बताया था प्रमोटर का फंक्शन क्या है। सर ये कंडेंस सीक्वेंस होता है। और तो आरएनए पॉलीमरेज की अटैचमेंट यहाँ पे होती है। बिल्कुल, तो आरएनए की कह सकते हैं। अटैचमेंट क्या होगी ताकि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो। क्लियर? जी सर। जी सर। और ऑपरेटर का क्या रीजन होता है, फंक्शन क्या होता है? आप ये समझ लें कि ऑपरेटर का फंक्शन है स्विच ऑन करना या स्विच ऑफ करना जीन का। ठीक है सर। ओके, इसके बाद कुछ और है। ये तो अगर ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, अगर ये एक्टिवेटर के तौर पे एक्टिवेटर प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी तो हम इसको इनहांसर कहेंगे, ठीक है। अगर ये रिप्रेसिव प्रोटीन प्रोड्यूस करेगी, रिप्रेसर, तो हम इसको कहेंगे साइलेंसर। क्लियर? सर दोबारा बताइएगा ये बात। मैंने कहा रेगुलेटरी जीन जो है अगर वो एक्टिवेटर प्रोड्यूस कर रही है तो हम उसको इनहांसर रीजन कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो प्रोड्यूस कर रही है रिप्रेसर तो हम उसको साइलेंसर कहेंगे। क्लियर? जी सर। अब और मजे की बात, अब अगर रेगुलेटरी जीन जो है ये वाली, मतलब वो एक्टिवेटर भी है प्रोड्यूस करने वाली है, चाहे वो रिप्रेसर, अगर वो इसके साथ ना लगी हो, मतलब प्रमोटर के साथ ना अटैच हो, किसी और क्रोमोसोम पर हो, तो हम उसको कहते हैं ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स। अगर इसके साथ ही हो, जैसे ये अटैच है बिल्कुल साथ है, हम इसको कहेंगे सिस एक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बात की समझ आ गई? सर ट्रांस किसे कहेंगे? ट्रांस उसके कहेंगे अगर ये जरूरी नहीं है कि रेगुलेटरी प्रोटीन प्रमोटर के बिल्कुल साथ लगी हो,
अगर बिल्कुल साथ लगी हो तो हम उसको कहेंगे ट्रांस, अगर साथ लगी हो तो हम उसको कहेंगे सिस एक्टिंग एलिमेंट्स। अगर किसी और क्रोमोसोम पर या बहुत दूर पड़ी हुई है तो हम उसको कहेंगे ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स। क्लियर? जी सर। जी सर। मतलब सिस और ट्रांस की समझ आ गई? हाँ जी सर, जी यस सी सर। सर। चले, ये तो बहुत अच्छा हो गया। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था भला, कि ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन कैसे करनी है, ये भी था ना एक, तुम्हें याद हो क्या ना याद हो? हमें याद है सर, जरा जरा। अच्छा, देखें टर्मिनेशन जो है ना, मतलब अब यहाँ से आरएनए पॉलीमरेज ने मूव करना शुरू कर दिया, यहाँ से ऑपरेटर ने नहीं रोका, मूव करते करते यहाँ पर आ गया। अब तो मतलब सारी जीन जो है वो ट्रांसक्राइब होगी, उसने एमआरएनए बना दिया। अब इसको रोकना भी तो है आरएनए पॉलीमरेज को, नहीं तो ये जलता जाएगा। तो इसके रोकने के दो तरीके हैं, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट, यानी कि टर्मिनेशन, मतलब ट्रांसक्रिप्शनल टर्मिनेशन के दो प्रोसेस हैं, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट। जो रो डिपेंडेंट होता है उसमें तो किसी भी किस्म की सीक्वेंस की जरूरत नहीं होती। उसमें ये होता है, ये देखें यहाँ से, ये एरो मेरा वैसे नजर नहीं आता, ये जो एमआरएनए प्रोड्यूस हुआ है लैग ए से शुरू होता है और यहाँ तक होता है ना, ये अगर एमआरएनए के साथ ये जो प्रोड्यूस हुआ है, एक रो प्रोटीन होती है, वो इसके साथ अटैच हो जाती है 5 एंड पे, ये मूव करती करती आरएनए पॉलीमरेज तक जाती है, तो आरएनए पॉलीमरेज को ये रिपेल कर देती है। मतलब आरएनए पॉलीमरेज को जब रिपेल करती है तो आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से दूर हो जाता है, तो इस तरह उसकी ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो खत्म हो जाती है। अब आरएनए पॉलीमरेज दोबारा से अटैच नहीं हो सकता, अटैचमेंट के लिए उसको प्रमोटर चाहिए, टाटा बॉन्डिंग प्रोटीन चाहिए, और उसके अलावा आरएनए पॉलीमरेज को अपना एक और यानी कि कंपोनेंट चाहिए जिसको सिग्मा फैक्टर कहते हैं। आपको याद होगा सिग्मा फैक्टर ही प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करता है। आरएनए पॉलीमरेज जो है प्रोटीन, अगर फंक्शनली देखा जाए तो दो ही सुपर मिले है, एक तो है इलोंगेशन करने वाली, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन करने वाली, एक है रिकग्निशन वाली। आरएनए पॉलीमरेज का जो रिकग्निशन पोर्शन है वो है सिग्मा फैक्टर। आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर होगा तो प्रमोटर को रिकग्नाइज करेगी, जैसे ही वो रिकग्नाइज कर लेती है तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, सिग्मा फैक्टर जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज को छोड़ देता है, तो आरएनए पॉलीमरेज तो बांड तो बना लिया उसने, वो फिर इलोंगेशन शुरू कर देते हैं, और इस प्रोसेस में रो प्रोटीन जो है वो आकर आरएनए पॉलीमरेज को रिपेल करके उसको डीएनए से डिसोसिएट कर देती है, तो इस तरह ट्रांसक्रिप्शन होना स्टॉप हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। क्लियर? जी सर। ओके, ये हमजा की आवाज़ है। मेरी है सर, मुदस्सिर हूँ। यार मुदस्सिर तुम किस आवाज़ में बोलती हो? सर अब ठीक है? हाँ ठीक है, हल्की सी आई थी, मैंने कहा हमजा आस्ता बोलते हैं। अच्छा, अब दूसरा प्रोसेस है रो, ये तो था रो डिपेंडेंट, मतलब इसमें रो प्रोटीन यूज हुई। एक दूसरा टर्मिनेशन प्रोसेस है, उसको कहते हैं रो इंडिपेंडेंट या इंट्रिंसिक, मतलब इंट्रिंसिक टर्मिनेशन, मतलब अंदरूनी उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। जो रो प्रोटीन डिपेंडिंग प्रोसेस है जो, वो यूकैरियोट्स में होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स में होता है वो इंट्रिंसिक टर्मिनेशन होता है। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चरल जो होती है ना, इंटरनल डीएनए की सीक्वेंस जो होती है वो ही एक्चुअली मैसेज देती है कि अब बस करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन हो गई है। ये प्रोकैरियोट्स में होता है कि उसमें रो बाइंडिंग प्रोटीन नहीं होती, बल्कि उसके अंदर कुछ ऐसी सीक्वेंस होती हैं जो जीसी रिच होती है, मतलब डीएनए के पास जीसी रिच रीजन होती है, वो आपस में इन्वर्टेड रिपीट्स होती हैं। जो इन्वर्टेड रिपीट्स जो होती हैं, मतलब यहाँ से अगर देखें जो कुछ इन्वर्टेड रिपीट्स हैं जो आपस में सेल्फ कम्प्लीमेंटेरिटी है, तो वो क्या करते हैं, हेयर पिन लूप बना देती हैं। जब वो आरएनए की हेयर पिन लूप बनती है तो प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो समझ जाता है कि आप बस करें ट्रांसक्रिप्शन। अभी तक जो हमने पढ़ा था ना 2 3 4 लेक्चर्स में, वो यही था
क्लियर? अब अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, पूछ लें मुझसे। नहीं सर, फिलवक्त कोई नहीं है। चलें, इसके बाद मेरा ख्याल है फिर हम क्लास भी ख़त्म करते हैं। चलो सर, करने लगा। अच्छा बच्चों, फिर मेरा ख्याल है कि अल्लाह हाफिज। हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। हमजा अपने एब्सेंट लगा लेना क्योंकि तुम लेट आए हो। बिल्कुल सर। सर आज माफी नहीं मिलेगी। ये डॉक्टर मुदैर साहब भी कुछ कहना चाहते हैं आपको। क्लास में तो आप सारे एब्सेंट होते हैं, किधर होते हैं आप लोग? सर हम सारे हम यूनिवर्सिटी आपका पहुंचे वेट रहते कर रहे हैं, फ्रेंड होने वाला है, आप प्रेजेंट हो जाएं प्लीज। हैं कौन कह रहे हैं ये? अस्सलाम वालेकुम सर। शाम चले, मैं प्रेजेंट हो जाता हूँ कल से इंशाल्लाह। हैं। सर दिल की अताह गहराइयों से शुक्रिया सर। सर हम आपकी क्लास को मिस करते हैं। थैंक यू। हम पहले ही बंदा ढूंढ रहे थे जो मिस का वर्ड यूज करता है। कौन है ये? सर भाग गई है। इरम सर, इरम इरम। अच्छा अच्छा, सही। सर बंदा भी ढूंढ ले अब। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज आप सबको। अल्लाह हाफिज सर।